हाँ, गुड इवनिंग। तो तुम्हारे पेपर को जो आज हमने कंडक्ट किया था, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री में से जो ज्योमेट्री वाला पार्ट हम लोगों ने आज पेपर के रूप में कंडक्ट किया था। तो इस पार्टिकुलर सेशन में जैसा कि मैंने बोला था कि तुम लोग मुझे डाउट्स भेज दिया करो। अब पूरे 50 क्वेश्चंस तो डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ क्वेश्चंस तुम्हें आते होंगे, राइट? तो तुम लोगों ने मुझे जो क्वेश्चन सेंड किया है, क्योंकि मैंने तुम लोगों को सॉल्यूशंस पीडीएफ फॉर्मेट में भेज रखा है, तो उस सॉल्यूशन को देख के तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, बट उसके बावजूद कुछ क्वेश्चंस तुम लोगों ने मुझे भेजे थे, तो उसको मैंने यहाँ पे एक हेडिंग कर दिया है, डाउट्स ऑफ टुडेज ज्योमेट्री पेपर। तो हम लोग अभी वाले सेशन में जो भी तुम लोगों ने डाउट मुझे भेजे थे उसको एक एक करके मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो डाउट में आया था वो था क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को देख सकते हो, इसमें दिया हुआ है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर है यहाँ पे गिवन, मुझे यहाँ से पेन सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो तब तक क्वेश्चंस को पढ़ लो। क्वेश्चंस में तुम्हें दिया हुआ है कि तुम्हारे पास में एक फिगर है, जो कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें उसने तुमको बता दिया है कि एंगल बी और एंगल सी जो है वो आपस में इक्वल है। अब इस लाइन का क्या एडवांटेज हमें आगे जाके मिलेगा वो तो बाद की बात है, बट फिलहाल हम लोग को ये दिया हुआ है कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी। इसके अलावा एक और बात कही हुई है क्वेश्चन में कि AM, ये AM तुम्हें दिख रहा होगा, दैट इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। इसका मतलब अगर हम लोग यहीं से निकाल लें तो ये एंगल और ये एंगल जो है ये आपस में इक्वल होने वाले हैं। अब आखिरी चीज जो क्वेश्चन में दी हुई है वो ये है कि AN इज परपेंडिकुलर टू BC, जो कि फिगर में क्लियरली यहां पे हम लोग को विजिबल है कि AN BC के साथ में 90 डिग्री बना रहा है। और हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में एंगल MAN की वैल्यू, जो कि यहाँ पे ऑप्शंस में कुछ आंसर्स दिए हुए हैं, तो हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे कि वो किसके इक्वल आता है। तो जब तुम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करोगे तो पहले अपना टारगेट एरिया बना लो। तुम्हें निकालना कौन सा एंगल है, तो वो ये वाला एंगल है, दैट इज एंगल MAN। तो यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एंगल MAN की वैल्यू। अब इस एंगल MAN को अगर तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये दो एंगल के डिफरेंस से तुमको मिलेगा। उसमें से एक एंगल तो हो गया MAB। अब MAB के अंदर से अगर तुम NAB को माइनस कर दो, माइनस एंगल NAB अगर कर दो, तब जाके तुम्हें मिलता है एंगल MAN। अब ध्यान से देखो कि MAB जो है वो भी हमने क्या डिसाइड किया था कि एंगल A का हाफ है, तो यहां पे मैं सिंपली लिख देता हूं हाफ ऑफ एंगल A। रही बात एंगल NAB की, तो इस ट्रायंगल में देखो ANB ट्रायंगल में NAB अगर तुमको निकालना है तो दैट इज नथिंग बट 90 डिग्री। अब देखो इन तीनों का सम 180 होना चाहिए, तुमको ये वाला चाहिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, 180 में से ये वाला 90 माइनस होगा, मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 180 डिग्री माइनस एक तो ये वाला एंगल 90 डिग्री, इसको ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं, प्लस एंगल B। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से, हाफ ऑफ एंगल A माइनस, अगर उस ब्रैकेट को खोलते हैं तो मिलेगा 90 डिग्री, और फिर हम लोग को मिलेगा माइनस माइनस प्लस का एंगल B। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, 180 माइनस 90 होता है, और एक माइनस पहले से लग गया, और यहां पे माइनस प्लस माइनस है और ये माइनस इसको प्लस बना देगा। अब यहां पे आ गया हाफ ऑफ एंगल A। अब इस 90 डिग्री के जगह में तुम लिख सकते हो सिंपली हाफ ऑफ ऑल द थ्री एंगल सम। यहां पे तीनों एंगल्स का मतलब तुम लगा लो ABC, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। अब ये क्यों हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि एंगल A एंगल B और एंगल C मिला के तो 180 होता ही होता है ट्रायंगल के अंदर में, और प्लस एंगल B यहां पे रखा हुआ है। अब इस ब्रैकेट को टोटल खोल लो तो ये बन गया हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल A माइनस हाफ ऑफ एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल C प्लस एंगल B। तो अब तुम यहां पे देख सकते हो कि तुम्हारा हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल A कैंसिल हो गया है, और जो बच गया अगर तुम उसको ध्यान से देखो तो एंगल B माइनस हाफ ऑफ एंगल B, दैट मीन्स एंगल B/2 बचेगा, और एक एंगल C/2 बचेगा। तो इसमें से अगर मैं हाफ कॉमन ले लूं तो अंदर रह जाता है एंगल B माइनस एंगल C। तो अगर ध्यान से देखें तो हमारा जो सही आंसर इसका बन रहा है दैट इज D ऑप्शन।
तो एक बार अच्छी तरह से देख लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये एज अ शॉर्टकट हम लोग यूज कर सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं जहां पे इसके एप्लीकेशन पे उसने तुमसे क्वेश्चन पूछा था। तो अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये डेरिवेशन तो चलो ऐसा है कि तुम ये डेरिवेशन जान तो गए, लेकिन इसको एज ए आंसर कैरी कर लो, क्योंकि पेपर में तुम्हारे ऐसे क्वेश्चन भी देखे गए हैं जो डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज कर लेता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन था आज के पेपर का कि तुम्हारे पास में एक फिगर है, ये गिवन फिगर है जिसमें दो सर्कल्स हैं हमारे पास में। अब दो सर्कल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं देख लो वहां पे। एक का सेंटर है ए और एक का सेंटर है बी। तो वो सर्कल्स तुम यहां पे देख पा रहे होगा, ये वाला सर्कल है बड़ा सर्कल जिसका सेंटर है ए और छोटे वाले सर्कल का सेंटर है बी। और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट। अब इसके ऊपर में मैंने तुम लोगों को थ्योरी बताई थी कि ऐसे केस में इन दोनों सर्कल्स के सेंटर का बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू डिफरेंस ऑफ देयर रेडियस। अब ये क्यों होगा, यहीं से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, ये सेंटर 1 है, ये सेंटर 2 है। अब यहां से लेके यहां तक तुम्हारा R2 है और यहां से लेके यहां तक तुम्हारा R1 है। तो अगर मुझे ये सेंटर के बीच का डिस्टेंस चाहिए, जो कि इस क्वेश्चन में मेरा AB है, तो क्या वो इस पूरे रेडियस में से इस छोटे से रेडियस को माइनस करने पे मिल जाएगा? या ये कह लो कि इस सर्कल के जो दो सर्कल्स हैं उसमें से जो बड़ा सर्कल है उसके रेडियस को माइनस करना है छोटे सर्कल के रेडियस से, हमें सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। और हमारे इस क्वेश्चन में हमें दोनों रेडियस गिवन है एज 5 एंड 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे लिख देते हैं 5 - 3, तो AB का डिस्टेंस आ गया मेरा 2 सेंटीमीटर का। अब इसको संभाल के रख लो, क्योंकि अभी हम लोग को नेक्स्ट क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे एक ट्रायंगल विजिबल होगा। ये ट्रायंगल देखो ध्यान से, और इसमें ये लाइन जो है ये बीचों बीच गई है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड। तो ये दोनों 1 1 में बट गए। और ये जो लाइन है AP, अब यहाँ 90 डिग्री बन रहा है और ये AP बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, तो ये 5 का काम करेगा। अब ये दोनों 1 1 है, तो इस ट्रायंगल को एक बार ध्यान से देखो। मैं ट्रायंगल यहां बना रहा हूं। इस ट्रायंगल के अंदर में यहां पे था C, ये है A और ये है P। तो हमारे पास में ये ऑलरेडी 5 था और ये अभी हमने निकाल लिया है 1। और हम लोग को निकालना है इस पूरे कॉर्ड का लेंथ, क्योंकि ये सर्कल कुछ ऐसे जाके जा रहा है। तो अब अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यहां पे लगा दूं, तो दिस इज माय हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज माय बेस। तो 5 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर का अंडर रूट अगर मैं कर दूं तो मुझे ये CP डिस्टेंस मिल जाएगा। और मुझे ये थ्योरम पता है कि सेंटर से अगर मैंने किसी कॉर्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है तो वो उसको बाइसेक्ट करता है। तो जैसे ही मुझे CP मिलेगा, जो कि मुझे यहां पे मिल रहा है अंडर रूट का 24, और ये जो अंडर रूट का 24 होता है दैट इज नथिंग बट, यहां से तुम इसको सॉल्व करके देख लो, तो ये आ जाएगा 6 × 4, दैट मीन्स 2√6। तो अगर मैं इसका डबल कर दूं तो ये बन जाएगा 4√6। अब डबल क्यों कर रहे हैं ये तुम लोग समझ सकते हो, क्योंकि इसका डबल करते ही मुझे ये पूरा लेंथ मिल जाएगा PQ का। ट्वाइस ऑफ CP इज नथिंग बट योर PQ। तो ये अगर 2√6 आया है तो इसका डबल हो गया 2√6, दैट मीन्स टोटल इज 4√6। ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना। तुम्हारे पास में एक क्वाड्रिलेटरल तुमको दिख रहा है, यहाँ पे फिगर को ध्यान से देखो, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक क्वाड्रिलेटरल तुम्हारे सामने आ गया होगा और उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमने एक सर्कल को इंस्क्राइब कर दिया है। अब इंस्क्राइब का यहाँ पे मतलब तुम समझ ही सकते हो कि जो भी सर्कल तुमने ड्रॉ किया है वो क्वाड्रिलेटरल के चारों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। अब यहाँ पे तुमको ये सारी बातें यहाँ लिखी हुई मिल रही है कि टचेस द साइड्स AB, BC, CD एंड DA एट P, Q, R एंड S। ये तुम देख सकते हो, ये चारों साइड्स को टच कर रहा है एट P, Q, R एंड S। अब यहां पे BC की लेंथ दे रखी है तुमको 38 सेंटीमीटर। ये मैं फिगर के अंदर दिखा देता हूं, ये 38 सेंटीमीटर दे रखा है। ये CD तुम्हारा दिया है 25, ये मैं लिख देता हूं यहां पे 25। BP की वैल्यू, BP मतलब ये छोटा सा पार्ट, ये तुमको दे रखा है 27। तो तुम चाहो तो इसके रेडियस तक पहुंच सकते हो, बस एक थ्योरम लगाना पड़ेगा जो कि तुमने 10th क्लास में पढ़ा था। और वो थ्योरम क्या होता है कि इफ यू आर ड्रॉइंग टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल देन दोज टेंजेंट्स आर ऑलवेज 2 इन नंबर। जैसे कि तुम देख सकते हो, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से तुमने 2 टेंजेंट ड्रॉ किया,
ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये तुम्हारा एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से भी दो टेंजेंट ड्रॉ होगा। तो टेंजेंट वाला पार्ट जो है वो यहां से लेके यहां तक है, या ये कह लो यहां से लेके यहां तक है, तो ये हमेशा इक्वल होंगे। तो अगर मुझे ये लेंथ 27 पता है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 27 होगा। अब अगर ये 27 हो गया और ये पूरा 38 का है तो ये तुम्हारा 11 होगा। अब ये अगर 11 हो गया तो यहां से लेके यहां तक ये भी 11 होगा, और ये 25 है और उसमें से ये 11 निकल गया तो ये वैल्यू हो जाएगी 14। अब जरा ध्यान से देखना, इस वैल्यू को देख के ही मुझे आंसर पता चल गया कि आंसर 14 होगा, क्योंकि यहां पे तो ये 90 डिग्री बना रहा है और रेडियस टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो ये दोनों भी 90 हो गए, और ये 14 है, तो ये पूरा फिगर जो है एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है। क्यों? देखो ये रेडियस है और ये रेडियस है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके सामने वाला साइड और ये चारों एंगल जब तुम 90 प्रूफ कर चुके हो तो ये एक स्क्वायर ही बन गया है, तो इसके सारे साइड्स जो हैं ये 14 सेंटीमीटर के हो जाएंगे। तो इसको पूछा गया था इसमें आर की वैल्यू जो कि तुमने निकाल ली है 14 सेंटीमीटर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मिड पॉइंट थ्योरम का। अब ये बच्चे कर पाए नहीं थे कुछ बच्चे, तो इसको अभी ध्यान से समझ लो कि इसके अंदर हो क्या रहा है। सबसे पहले जो फिगर है उसमें दिया हुआ है कि P इज द मिड पॉइंट। देखो ये वाला मिड पॉइंट है, P इज द मिड पॉइंट। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही उसने बता दिया है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, मतलब ये और ये तुम्हारा इक्वल है। और उसके बाद क्या हुआ है, P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB टू अ पैरेललोग्राम ABCD, ए लाइन थ्रू B पैरेलल टू PD। अब तुम यहां देख सकते हो कि तुमने एक लाइन ड्रॉ किया है थ्रू B विच इज पैरेलल टू PD, मीट्स DC एट Q, ये पॉइंट नहीं है, ये DC एट Q यहां पे है, एंड AD प्रोड्यूस्ड एट R, AD प्रोड्यूस्ड एट R। और तुम्हें बताना है कि BR कहां है तुम्हारा, ये BR है, तो इसकी वैल्यू इनमें से किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखो यहां पे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज होगा। कैसे यूज होगा ये देखो तुम लोग। सबसे पहले ये वाली ट्रायंगल ले लो, मैं यहां पे लिखता हूं इन ट्रायंगल ABR। अगर तुम ABR ट्रायंगल को ध्यान से देखते हो तो P को तो तुम्हें मिड पॉइंट दिया ही हुआ है और तुमने ये लाइन ड्रॉ की है पैरेलल, तो जब ये तीसरे साइड को जाके टच करेगा D पॉइंट पे तो ऑटोमेटिकली ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही बात कहता है कि अगर तुमने किसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दिया विच इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, देन इट विल डेफिनेटली बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो तुमने क्या प्रूफ कर दिया कि AD और DR जो है वो तुम्हारे इक्वल हो गए। अब इसको संभाल के रख लो। अब तुमको लेना है ये वाला ट्रायंगल, ध्यान से देखना, यू आर गोइंग टू टेक ABR। तुम बोलोगे सर अभी भी तो आपने ABR लिया था, लेकिन अभी जो मैं ABR ले रहा हूं उसको ध्यान से देखना, ये ABR है। अब इसमें D को तुम ऑलरेडी मिड पॉइंट प्रूफ कर चुके हो बिकॉज ऑफ दिस AD इक्वल्स टू DR। और अब तुम्हारा ये जो लाइन है DQ, इट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड विच इज AB। तो डेफिनाइट सी बात है कि वो आके AB के मिड पॉइंट को टच करेगा, और इस बार तुमको मिलने वाला है RQ इज इक्वल्स टू BQ। इसका मतलब है तुमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों अब तुम्हारे इक्वल हैं। तो फिर जाहिर सी बात है कि BR की जो वैल्यू होगी वो तो सम होगा BQ और QR का, और चूंकि तुमने BQ और QR को इक्वल प्रूफ कर दिया है तो BR लिखने के बाद एक BQ को रहने देंगे और QR के जगह में फिर से लिख देंगे BQ। तो इससे नेक्स्ट स्टेप में तुमने ये प्रूफ कर दिया कि BR जो है दैट इज ट्वाइस ऑफ BQ, जो कि यहां पे अवेलेबल है C ऑप्शन में। आई होप ये भी तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रह जाता है डाउट में जो कि बच्चों ने पूछा था, और वो है ये वाला क्वेश्चन। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इसमें तुम्हारे पास जो फिगर बना हुआ है उस फिगर को ध्यान से देखो। इसके अंदर में उसने पहले ही बता दिया है कि AB और AC आपस में इक्वल है। उसके अलावा और भी कुछ कुछ चीजें वहां पे इक्वल दी हुई है जो कि फिगर में बिल्कुल हाईलाइट किया हुआ है। तो मैं कुछ और नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। देखो ध्यान से, यहां पे तुमको दिख रहा होगा EC और BC ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट में जो दो एंगल्स हैं इनको मैं नेम करने वाला हूं 1 और 2, ये भी आपस में इक्वल होने वाले हैं। उसके बाद इस ट्रायंगल EDC में देखो, उसमें ED और EC को इक्वल बोला हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके ऑपोजिट में जो दो एंगल्स होंगे, अब मैं इनकी नेमिंग कर देता हूं 3 और 4, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। और फिर फाइनली
एडी और ईडी ये भी तुमको इक्वल दिया हुआ है, तो इनके ऑपोजिट में जो दो एंगल्स होंगे, जैसे ये हो गया इसके ऑपोजिट में, ईडी के ऑपोजिट में 5 और एडी के ऑपोजिट में 6, तो ये सब आपस में इक्वल है। देखो एक एक जब मैं आर्क बना रहा हूं तो ये दोनों इक्वल है, दो दो आर्क वाले ये, तीन तीन आर्क वाले ये। हम लोग को रेशियो बताना है एंगल ए और एंगल बी के बीच, मतलब फाइनली हम लोग को निकालना है एंगल ए रेशियो एंगल बी, दैट मीन्स एंगल 1 रेशियो एंगल 5 का वैल्यू क्या होगा इनमें से। तो अब हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखो, यहां से स्टार्ट करो एंगल 2 से। एंगल 2 की जो वैल्यू है, अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एईसी ट्रायंगल के हिसाब से एंगल 2 जो है वो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है, तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 5 और 3 के सम के बराबर होगी। तो ये पहला आ गया, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 प्लस एंगल 3। मैं यहां पे लिख रहा हूं EAT, दैट इज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब एंगल 5 जो है वो एंगल ए है, तो उसको कुछ नहीं करेंगे, वहां पे एंगल ए लिख देंगे। अब एंगल 3 किसके इक्वल है, तो वो इक्वल है एंगल 4 के, तो यहां पे एंगल 3 के जगह लिख दो एंगल 4। और अब इस ट्रायंगल के हिसाब से सोचो, इस ट्रायंगल के हिसाब से, कौन सा ट्रायंगल, AED ट्रायंगल के हिसाब से, तो एंगल 4 जो है वो एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा, तो एंगल 4 की जगह एंगल 4 की जो वैल्यू होगी वो 5 और 6 के एंगल के सम के बराबर होगी, अगेन अकॉर्डिंग टू योर एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब तुम लोग बोलोगे सर आप एंगल ए को क्यों कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि भैया मुझे एंगल ए के टर्म्स में ही तो आंसर निकालना है, तो मैं उसको कैसे गायब कर दूं, मुझे गायब करना है 5 और 6 को। अब देखो 5 मेरे काम का है क्योंकि वो खुद एंगल ए है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एंगल ए। लेकिन रही बात एंगल 6 की, तो ध्यान से देखना, ये जो एंगल 6 है वो तो एंगल 5 के इक्वल था, ये स्टार्टिंग में ही हमें गिवन है, तो अब इस एंगल 6 को लिखने की और जरूरत कुछ नहीं है, वहां पे एंगल ए ही लिख दो। तो टोटल तुम्हारे पास में 3 बार एंगल ए आ गया। और ये जो तुम एंगल 2 कर रहे हो, ये कौन सा एंगल है, एंगल ई है, लेकिन इसकी तो वैल्यू एंगल बी के इक्वल थी, वो तो हमें स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ना, EC और BC इक्वल है। तो अब टाइम आ गया कि एंगल 2 को मैं एंगल 1 से रिप्लेस करूंगा, विच इज नथिंग बट माई एंगल बी। अब तुम अपने लास्ट स्टेप में आ चुके हो, क्योंकि तुम्हें फाइंड ही करना था एंगल ए और एंगल बी के बीच का रेशियो। और तुम्हें अभी यहां पे क्या दिख रहा है कि तुमने प्रूफ कर दिया है कि एंगल बी जो है वो 3 टाइम्स ऑफ एंगल ए है। तो यहां से अगर तुम एंगल ए बाई एंगल बी निकालोगे तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 नीचे चले जाएगा और तुम्हारा आंसर हो जाएगा 1/3, दैट इज डी ऑप्शन। तो ये वो 4 या 5 क्वेश्चन थे जो कि बच्चों ने बोला कि सर ये सॉल्व नहीं हो पाया। मैंने अभी सॉल्यूशन थोड़ी देर पहले ही सेंड किया है, और ये भी बोला है कि इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो सेंड मी दो क्वेश्चन नंबर, सो दैट कि मैं उसका एक सेशन यहाँ पे रेडी कर दूंगा। अब कल तुम लोग का फिर से मिक्स्ड पेपर है जिसमें 50 क्वेश्चंस हैं, एंड दैट टू यू हैव बीन अलॉटेड, आज भी 1.25 घंटा मैंने तुम लोग को दे दिया था। कोशिश करो कि 50 क्वेश्चन को 1 घंटे में निपटाने का, क्योंकि तुम्हारा जो CDS का पेपर है, याद रखना उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनको तुम्हें 2 घंटे में करना होता है, और क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत हद तक ऐसे ही है। अब तुम बोलोगे सर आपको खुद तो इतना टाइम लग रहा है, यस ऑफ कोर्स मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। और अगर तुम किसी को समझाओगे तो भले ही तुम्हें वो क्वेश्चन 10 सेकंड में बना हो, 20 सेकंड में बनाओ, 30 सेकंड में बनाओ, जब तुम सामने वाले को समझाते हो तो ये मान के समझाते हो कि उसको वो चीज़ नहीं आती है। तो कोई भी इजी से इजी क्वेश्चन भी अगर तुम सामने वाले को समझा रहे हो तो जो क्वेश्चन को तुम 10 सेकंड में कर रहे हो वो तुमको कम से कम 30 से 40 सेकंड लगेगा, डिपेंडिंग ऑन द बॉय टू हुम यू आर मेकिंग ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर तुमने 30 सेकंड में किया है तो फिर वो 1.5 मिनट भी लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टूडेंट अगेन। तो इसीलिए इन सारे सॉल्यूशंस को आराम से देखो और फिर मुझे बताना, कोई और क्वेश्चन डाउट में रहता है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। अब इस तरह के सेशंस में लेके आते रहूंगा तुम्हारे एग्जाम टाइम तक, तो जो भी डाउट्स है पूछ सकते हो मुझे ग्रुप में, नो इश्यूज विद दैट। ठीक है, तो आज का सेशन यहां खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे स्टिल विद सम डाउट्स। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।